नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे सदन में चले अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव की गूंज बिहार में भी सुनाई दी। बिहार में भी इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्म रही। तेजस्वी यादव से भी जब पूछा गया कि सदन में आपके परिवार पर हमला क्यों होता है, तो उन्होंने कहा इस बारे में उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये सवाल जरूर उठाया कि मणिपुर में जिस तरह से बातें सामने आ रही है, पीएम इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये तेजस्वी यादव ने कहा। और वहीं आम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ कहा है, बाइस्कोप संवाददाता के सामने सुनाते हैं पहले आपको। पड़ेगा कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो बहुत बेहाल हैं, तो उनको देख रेख करने वाला भी फिलहाल कोई नहीं है। कुछ जमीनी विवाद के लेकर बहुत लोग परेशान हैं, कहीं कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। उससे होने लगेगा सुनवाई। आपको क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव? वही जो समस्या है आम जनता के, सब माने कि गरीब तबके के लोग जो हैं इस देश में दबाया कुचले जा रहे हैं, और उनके लिए कोई तो नहीं रहता। दबंग आए तो लोग जो हैं आए वो थाना और ऐसे में सब तरह करके गरीबों और ऐसे के जगह जमीन लूटने के फेर में जगह जमीन मिलने लगेगा। राहुल गांधी क्या नहीं मिलने नहीं लगेगा। कम से कम उसका जो भी कुछ बचा खुचा है वो तो कायम रहेगा। इस तरह से राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, काहे कि सरकार तो गिरेगी नहीं, बहुमत तो है नहीं इनका, तो इसलिए। लेकिन मैंडेट एगो अच्छा गया है, विपक्ष है मजबूत या विरोध में खड़ा है, अच्छी बात। आज न कल फर्क तो पड़ेगा ही, पहला बात। दूसरी बात कि हम बिहार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अब बताइए, हमारा लड़का फौज में है, दिन रात पानी में रहता है, कहीं रहता है, सेवा करता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और इससे एक दिन पहले आपके साथ साथ जेडीयू को भी झटका लगा है। आपको तो झटका लगा ही है, जेडीयू को भी झटका लगा है। और इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है, जानने के लिए सीधे हम चलेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव के पास, जो इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी एसके राजीव, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तो बिहार में भी इसका सियासी असर जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही माना यह जा रहा है कि आपको तो बिल पास होने के बाद झटका लगा ही है, साथ ही साथ जेडीयू को भी झटका लगा है। क्या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए उदय, कल जो चर्चा हो रही थी राज्यसभा में, उसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए बनाम इंडिया की जो पहली लड़ाई थी, उसमें इंडिया एनडीए से काफ़ी पीछे जो है वो अब छूट गया है, या फिर यह कह सकते हैं कि इंडिया को एक करारा झटका जो है, करारा जवाब जो है वो एनडीए की तरफ से मिला है। चूँकि इंडिया को ये लग रहा था, और जो उसके जो लीडर हैं, जो खास करके जो टीम लीडर वहाँ उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राघव चड्ढा थे आपकी तरफ से, आप देखे होंगे कि इन लोगों को एक ऐसा झटका लगा है कि बड़ी बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जोर का झटका धीरे से। लेकिन यहाँ पर जो झटका इनको लगा है वो धीरे से नहीं लगा है, चूँकि अगर आप फासले को देखेंगे तो लगभग 29 का गैप है, 131 और 102, यानी कि 29 वोट से अगर एनडीए राज्यसभा में जीतती है तो निश्चित तौर पर खाई जो है वो खाई काफ़ी चौड़ी हो गई है। और इंडिया के गठन के बाद से खाई और ज़्यादा चौड़ी हो गई है, जिस खाई को पाटना अभी फिलहाल इंडिया के लिए बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, या फिर इस तरीके से आप कह भी सकते हैं कि वो फिलहाल अभी नामुमकिन दिख रहा है। क्योंकि इसके पहले भी जो राज्यसभा में वोटिंग हुई है और विश्वास प्रस्ताव को लेकर के, तो आपको याद होगा कि उस समय मात्र 14 वोट से एनडीए जो है वो लीड ली थी। लेकिन इंडिया का जब गठन हुआ, और उस समय तमाम पार्टियां एक साथ एक मंच पे नहीं थी, लेकिन जब इंडिया का गठन हुआ और एक मंच पे जब तमाम पार्टियां आती हैं, तो यह लीड जो है वो बढ़ करके 29 चला जाता है, यानी कि 15 सीधे डबल वो मार्जिन जो है वो बढ़ करके चला जाता है। तो निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से कल अमित शाह के तेवर में जो तलखियाँ थी, और वो जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, और आप तो उस समय आप याद कीजिए उस परिदृश्य को भी, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उठ करके यह कहना पड़ा कि अभी आपके साथ जितने भी लोग बैठे हैं साहजी, उसमें आधा से ज़्यादा कांग्रेसी हैं। तो यहाँ तक ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे को कहने पड़ी, यानी कहीं ना कहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे भी यह मानने को विवश थे कल राज्यसभा के भीतर में कि जो भी पुराने कांग्रेसी थे उनका पूरी तरीके से समर्थन जो है वो अब
भाजपाइयों के साथ है, यानी कि एनडीए के साथ है। अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जो कि गौर करने लायक है कि जनता दल यू के द्वारा व्हिप जारी किया गया था और यह कहा गया था कि उसके जो 4 राज्यसभा सदस्य हैं और जो 16 लोकसभा सदस्य हैं, उसमें से जो 4 राज्यसभा सदस्य हैं उनको भी व्हिप जारी करके कहा गया था कि आपको रहना पड़ेगा, और जो 16 लोकसभा सदस्य हैं उनको भी। तो जब लोकसभा में ये चल रहा था, इस बिल पर चर्चा चल रही थी, तो उस समय तमाम जदयू के सांसद मौजूद थे, लेकिन राज्यसभा में भी तमाम सांसद मौजूद थे। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो अब आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा उस पर कि जो सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो अचानक जो है वो अपने आसन से उठ करके चले जाते हैं और ठीक वोटिंग शुरू होने से पहले हरिवंश जो है वो उस आसन पर आकर बैठ जाते हैं। अब देखिए जो उपसभापति का पद है उदय, वो पूरी तरीके से संवैधानिक है, और संवैधानिक पद पर जो बैठा व्यक्ति है वो वोटिंग नहीं कर सकता है। वो वोटिंग उसी स्थिति में करता है जब दोनों तरफ समान वोट, जब दोनों एनडीए और इंडिया में अगर समान तरीके से वोटिंग होती और उसके बाद अगर एक वोट की बात होती तो फिर हरिवंश को वोटिंग करनी पड़ती। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी, और उस स्ट्रेटेजी में जेडीयू को पूरी तरीके से बीजेपी ने फंसा भी दिया, और हरिवंश उसमें क्लीन चिट देकर इसलिए बाहर निकल गए क्योंकि हरिवंश के पास, अगर हरिवंश से सो कॉज किया जाता है उनको, तो हरिवंश के पास एक सीधा जवाब होगा, क्योंकि वो उस समय उपसभापति के पद पर बैठे हुए थे, जो और वो राज्यसभा को प्रिजाइड कर रहे थे। ऐसी स्थिति में वो वोटिंग नहीं कर सकते थे, और ऐसे भी चूंकि अब गैप इतना बढ़ गया है कि मुझे नहीं लगता है कि हरिवंश से कोई भी सो कॉज पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हरिवंश से वोटिंग कर भी देते अपनी तरफ से तो 28 होता मार्जिन, एक मार्जिन घटता। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे के जो 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक यह है कि हरिवंश को जदयू भी यह चाह रही थी, खासकर नीतीश कुमार यह चाह रहे थे कि हरिवंश जो है वो वोटिंग प्रणाली का हिस्सा नहीं बने, और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी के तहत हरिवंश को सेफ तरीके से, या फिर एक कह सकते हैं कि आप सेफ गेम खेलने का मौका जो है वो कल मिल गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं, मैं ललन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हरिवंश जब नीतीश कुमार से आकर मिले थे तो उस समय ललन सिंह को नहीं बुलाया गया था और 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई थी, और ये उसी समय मीडिया में इस बात के ख्यास लगाए जाने लगे थे कि हरिवंश जो है वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है। तो नीतीश कुमार को भी ये लग रहा था कि अगर आने वाले दिनों में जो स्थितियां बनती दिख रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल अमित शाह ने यह कहा है कि भाई कुछ भी चाहे कितना भी आप जतन कर लो, लेकिन आप मोदी को रोक नहीं पाओगे। कल जिस तरीके से वायस और नवीन पटनायक और बीजू जनता दल की तरफ से आरजेडी राज्यसभा में समर्थन दिया गया है बीजेपी को, वो तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया के लिए राह इतनी आसान नहीं है। तो नीतीश कुमार के लिए एक सेफ साइड ये है अब कि अगर आने वाले दिनों में फिर एनडीए की सरकार बनती है 2024 के अप्रैल या मई में, तो उस समय अगर नीतीश कुमार को यह लगेगा कि भाई नहीं, अब जो ओवरक्राउडेड मेजॉरिटी में फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो उनके पास एक रास्ता रहेगा, और वो रास्ता जो है वो हरिवंश के थ्रू जाएगा। क्योंकि हरिवंश अभी राज्यसभा में उपसभापति के पद पर बने रहेंगे, तो फिर से वो हरिवंश के माध्यम से एनडीए में जा सकते हैं। हालांकि अभी आपने कल एक देखा भी होगा कि पशुपति पारस का एक बयान आया और उन्होंने यह कहा है कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी एनडीए में जो है वो विकल्प खुले हुए हैं। तो देखिए राजनीति जो है पूरी तरीके से उधर संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे उदाहरण हैं कि अचानक नीतीश कुमार किस तरीके से 2017 में अचानक पलटी मार लेते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से राज्यसभा के भीतर एक खेल हुआ है, और जिस तरीके से उपसभापति की कुर्सी पर जाकर हरिवंश बैठते हैं, तो और जदयू की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आता, जदयू की तरफ से न तो ललन सिंह का कोई बयान आया है, न ही उनके स्पोक्स पर्सन का कोई बयान आया है। तो निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी है कि जदयू भी जो है वो पूरी तरीके से इस खेल में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी उदय। बिल्कुल एसके राजीव, और ठीक है एंड वक्त पर धनखड़ जी का उठकर चले जाना और हरिवंश जी को वहां बिठा देना अपने आप में यह संकेत था कि आखिर उन्हें जो धर्म संकट में डालने की कोशिश की गई थी उससे उन्हें बीजेपी ने बचा लिया। नहीं देखिए, मैं वही आपको बता रहा था उदय कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, या फिर हो सकता है, मैं ये कहने रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई बीजेपी की बात जो है वो जदयू के आलाकमान से हो रही हो, या फिर हो सकता है कि हरिवंश को ये इंस्ट्रक्शन नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया हो, और फिर हरिवंश जो है वो बीजेपी को कन्विंस किए हुए हो कि भाई जब इन वक्त जब वोटिंग का वक्त आएगा उस समय धनखड़ साहब जो है वो सभापति की कुर्सी पर से उठ करके चले जाएंगे, और फिर ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में उपसभापति जो है वो जाकर के कुर्सी को संभालेंगे और उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसकी स्क्रिप्टिंग पहले ही कर ली गई होगी, क्योंकि ये अचानक ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से कल आप देख रहे थे, कल पूरा देश देख रहा था, कल तमाम राजनीतिक दल खास करके जो इंडिया के जो घटक दल हैं उनकी धड़कनें तेज थी, और लोगों को ये लग रहा था खास करके केजरीवाल और जो उनकी टीम है कि भाई कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की हार होनी जो है वो राज्यसभा में तय है। लेकिन इसकी स्क्रिप्ट जो है वो पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, और यही वजह है कि देखिए कि राज्यसभा में 12:30 बजे से जो है वो संवाद शुरू होता है, और उस
संवाद में लगातार अमित शाह बैठे हुए रहते हैं, तमाम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं, जितने भी अपोजिशन के जो लीडर्स थे जिनको कि बोलने का मौका दिया गया था उसमें वो तमाम लोग अपनी बातों को रखते हैं। फिर अमित शाह लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जवाब देते हैं और अमित शाह का जवाब जैसे ही खत्म होता है, जो धनखड़ साहब हैं जो सभापति हैं वो अपनी कुर्सी पर से उठकर चले जाते हैं और उस समय वोटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली होती है और हरिवंश आकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है उदय कि ये पूरी स्क्रिप्टिंग जो पूरी पटकथा जो है इस स्टोरी की ये पहले ही लिखी जा चुकी थी और कल उसी पूरी पटकथा के अनुसार जो है उस पूरे रोल को जो है उस पूरे नाटक को सजाया गया था और उसमें हरिवंश की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और अंततः हरिवंश जो है वो अपनी भूमिका में जीतते हैं। क्योंकि देखिए अगर हरिवंश पार्टी लाइन के बाहर जाते, पार्टी लाइन के खिलाफ जाते तो इतना तय था उदय कि आज निश्चित तौर पर उनसे एक सो कॉज जो है वो पूछा जाता। ललन सिंह चूंकि जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के आज से 10 दिन पहले उन्होंने विधिवत एक व्हीप जारी करके हरिवंश के नाम से विधिवत एक पत्र जारी किया था और यह कहा था कि आपको किसी भी कीमत पर व्हीप का पालन करना होगा, तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह की तरफ से आज निश्चित तौर पर एक पत्र जारी होता या फिर मुख्यमंत्री ललन सिंह को इंस्ट्रक्ट करते कि आप इस तरीके का पत्र जो है वो हरिवंश के लिए जारी कीजिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन की जो हमारे पटना में सहयोगी हैं, मैंने सुबह से इस खबर को कवर करने के लिए कहा था, वो लोग भी जब जाकर के जदयू के नेताओं से उन्होंने जब बातचीत करने की कोशिश की थी इस मुद्दे पर, तमाम जो नेता हैं, तमाम जो स्पोक्स पर्सन है वो कन्नी काट गए। हालांकि आरजेडी का इस पूरे मामले पर यह बयान आया कि भाई ये जदयू का मामला है और ये जदयू वाले ही इस पर बयान दे सकते हैं, तो आरजेडी भी इस पूरे मामले पर खुलकर बोलने से बचती रही। इवन की तेजस्वी यादव से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बोलने से खुद को बचा करके रखा। लेकिन इन सबके बीच इतना तय है कि निश्चित तौर पर स्क्रिप्ट भीतर ही भीतर कुछ और लिखी जा रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब उस स्क्रिप्ट का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा तो रिजल्ट परिणाम जो है वो चौंकाने वाला होगा। जी उदय। चलिए एस के राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली ये बात होगी कि आखिर बिहार में इसका सियासी असर क्या पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव में जो बहस होनी है 2 दिनों तक उसका क्या कुछ असर दिखता है, बिहार को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है।